हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, सीड पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे मैं डिटेल में चर्चा करता हूं कि जो नीट के जो बच्चे 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं या जो बच्चे 11th की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, 11th से ही फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट का टारगेट बनाए हुए सभी के लिए सबसे खास वीडियो आज का है। और मैं आपको बता दूं कि सीड से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, आज उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के आधार पर ये जो क्लास चल रही है डेली आपकी शाम को 7 बजे, एनसीईआरटी के आधार पर ये सभी कक्षाएं आपकी बराबर चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सीड के बारे में चर्चा करेंगे। सीड का सबसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम आपको बता दूं कि सीड बनता कहाँ से। आप जानते हैं कि सीड जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से ही कन्वर्टेड होता है सीड। ध्यान रखिएगा, जो सीड है किससे बनता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है। पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे मैं लगातार लेके आ रहा हूं। अभी तक मैंने लगभग 4 चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट कर दिया। उन सभी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है और सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है सीड, ठीक है। पहली चीज़, ये सीड बनता कहाँ से? तो फर्टिलाइज ओव्यूल से बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज़ फाउंड इनसाइड द फ्रूट। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको फ्रूट के अंदर वाले स्पेस में दिखाई दे। जिससे मान लीजिए ये फ्रूट है और फ्रूट के अंदर ही आपको सीड देखने को मिलता है, ठीक है ना, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। जितने भी प्लांट जितने भी हम लोग स्पीसीज देखे हैं, उन सभी में अगर स्पीसीज की अगर बात की जाए तो सब में जो सीड होता है एकदम सेंटर में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, सीड डिस्पर्सल इज़ द मैकेनिज्म। एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रक्रिया है बाय विच प्लांट सीड आर द ट्रांसपोर्टेड टू ए न्यू साइट फॉर जर्मिनेशन। ध्यान रखिएगा, जर्मिनेशन के लिए एक नई साइट के लिए क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पे क्या होते हैं? सीड का डिस्पर्सल एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे सीड जर्मिनेट होके एक नई साइट पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट ऑफ सीड की बात करें तो पार्ट ऑफ सीड किससे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पार्ट ऑफ सीड में होता है क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है सीड का है, ठीक है ना। और इसके कितने पार्ट होते हैं? एक पार्ट होता है इसका एम्ब्रियो होता है, दूसरा पार्ट इसका कोटिलिडन और तीसरा सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? किसी सीड का जो बाहरी कवरिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? सीड को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कौन करता है? सीड कोट। सीड को कवर करने वाला जो कोट होता है उसे क्या कहते हैं? सीड कोट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, एम्ब्रियो डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है? एक नए प्लांट में डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो क्या करता है? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद कोटिलिडन की बात करें तो फॉर्म फूड रिजर्व फॉर द ग्रोइंग सीडिंग। ध्यान रखिएगा, कोटिलिडन की बात करें तो फूड को रिजर्व करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भोजन सुरक्षित रखा जाता है और जब प्लांट को ज़रूरत होती है तो यहाँ से वो भोजन अपना ले लेता है। जब सीड को ग्रोथ करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे भोजन कहाँ से मिलता है? कोटिलिडन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भोजन क्या होता है? रिजर्व फॉर्मेट में मिलता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये स्लाइड पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है एंडोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्मा, स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड के अंदर वाला जो पोर्शंस होता है उससे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। इनका जो मेन वर्क होता है सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है।
Endosperm is a nutritive tissue stored in the seed for the nourishment of growing embryo। कोई भी एम्ब्रियो हो जब वह ग्रोथ कर रहा होता है, उस ग्रोथ करने वाले एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ग्रोथ को ग्रोइंग एम्ब्रियो के क्या करता है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। चलिए, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट। इनका फॉर्मेशन कैसा होता है? जब एक मेल गैमेट, ध्यान रखिएगा, एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फाउंड इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जनरली कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉइड फॉर्मेट में। पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म किस फॉर्मेट में मिलेगा? जनरली ये किस फॉर्मेट में मिलता है? ट्रिप्लॉइड फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंडोस्पर्म में आर में नॉट बी फुली कंज्यूम्ड। यह हो सकता है कि पूरी तरीके से कंज्यूम्ड न किया जाए, या कंज्यूम, दोनों चीज़ें हैं। ये ख़त्म भी हो सकता है और नहीं भी ये रह भी सकता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब। टाइप्स ऑफ सीड की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है ना। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब जहाँ पे एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे एंडोस्पर्म पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, ऐसे को एंडोस्पर्मिक, और जहाँ पे एब्सेंट होगा उससे क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ सीड की बात करें तो डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। ध्यान रखिएगा, दो तरीके के कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। एक होता है मोनोकोटिलिडन, दूसरा क्या होता है? डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन की बात करें तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है या सिंगल होता है, जबकि डाई की बात करें तो डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? जिसमें 2 कोटिलिडन मिले उसे 2 डाइकोटिलिडन, जिसमें 1 कोटिलिडन मिले ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मोनोकोटिलिडन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इनके कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीड विच हैव ए सिंगल कोटिलिडन, जिसके पास एक सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मोनोकोटिलिडन कहते हैं। एक ऐसा सीड जिसमें 2 कोटिलिडन पाया जाता है, ऐसे सीड को क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे फिगर में कि बीन का जो सीड है, यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, एक ये और ये, इन दोनों पोर्शन को क्या कहते हैं? कोटिलिडन। तो एक यहाँ पे हो गया और दूसरा आपका यहाँ हो गया, तो इसलिए क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडन। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलते हैं। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये जो आपको एकदम कोटिलिडन के ठीक एम्ब्रियो जो ऊपर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। और एक इसमें देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट में। ध्यान रखिएगा, जब भी डाइकोटिलिडन की बात किया जाए तो इनका जो बेस है यहीं से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइकॉट कहा जाता है। सीड विच हैव ए सिंगल कोटिलिडन, एक ऐसा प्लांट जिसके पास कैसा कोटिलिडन होता है? सिंगल कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है ना। एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म कहलाता है। और यहाँ पे आप बात करें तो ये आप देखेंगे कि इनका जो ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? सिंगल कोटिलिडन या मोनोकोटिलिडन का एम्ब्रियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसमें एक ही कोटिलिडन पाया जाता है, इसलिए सिंगल कोटिलिडन। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न सीड में ये आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। इसके बाद डाइकॉट सीड, ध्यान रखिएगा, डाइकॉट सीड किसे कहते हैं? थोड़ा सा ये देखते हैं। डाइकॉट सीड की अगर हम बात करें तो द डाइकॉट सीड हैज़
2 कॉटिलिडन। डाइकॉट सीड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सीड जिसके पास कितने कॉटिलिडन होते हैं? 2। ठीक है, इनके 2 परतें होती हैं। ये कैसा होता है? बाई लेयर्ड होता है। बाई लेयर्ड का मतलब एक परत बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ होता है। बाहरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। टेस्टा कहा जाता है। ठीक है, और अंदर वाले परत को टेगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? टेगमन कहा जाता है। जो बाहरी परत है उसे टेस्टा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये डाइकॉट सीड है और इनके सबसे बाहरी ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और हीलम के ठीक नीचे का जो एरिया होता है उससे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे भी आपको समझाएंगे, लेकिन एक बार फिगर देख लेंगे तो वहाँ क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद सीड को जो कवर करता है उसे क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। आइए इनके डिफिनीशन के बारे में चर्चा करते हैं। डिफिनीशन इनका क्या कहता है? सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हाइलम के बारे में। हाइलम क्या कहता है? स्केयर ऑन द सीड। सीड पर एक स्केयर पाया जाता है। ठीक है ना, चाँद लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? स्केयर एरिया कहा जाता है। विच मार्क द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकिल। जो किसको जोड़ता है? फ्यूनिकिल को जोड़ता है। ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट जो फ्यूनिकिल को जोड़ता है। ठीक है ना। फ्यूनिकिल क्या होता है? फ्यूनिकिल इज ए स्टाल का पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी पूछा गया। मान लीजिए कि यहाँ से आपका 5 नंबर का नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यही 3 प्रश्न हैं जो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्यूनिकिल इज ए स्टॉक दैट कनेक्ट द सीड। एक ऐसा स्टॉक होता है जो सीड को प्लेसेंटा के साथ में जोड़ता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीड विथ प्लेसेंटा। सीड को क्या करता है? प्लेसेंटा से जोड़ता है। किसके द्वारा? फ्यूनिकिल के द्वारा। माइक्रोपाइल क्या होता है? पोर फ्रॉम विच वाटर इंटर द सीड। माइक्रोपाइल एक ऐसा एरिया होता है जिसके द्वारा सीड क्या करता है? अंदर की तरफ प्रवेश करता है। पोर फ्रॉम विच वाटर इंटर द सीड। सीड के अंदर जो वाटर प्रवेश करता है, कई बार पूछा गया है किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो आपके दिमाग में माइक्रोपाइल शब्द होना चाहिए। इट इज ए स्मॉल ओपनिंग दैट इज फॉर्म थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एक छोटा से स्मॉल ओपनिंग होती है जिसमें पोलन ट्यूब होता है और इस पोलन ट्यूब के द्वारा क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी यहाँ पे इनके साथ ये पहुँच जाता है पोलन ट्यूब। ऐसे मान लीजिए कि ये पोलन ट्यूब है और पोलन ट्यूब के लिए यहाँ पे ओवरी होगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है? मोनोकॉट। ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट का मतलब क्या होता है? सिंगल कॉटिलिडन कहा जाता है। ठीक है ना, और सिंगल कॉटिलिडन को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कुटिलम के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है कि सिंगल कॉटिलिडन कॉल्ड स्कुटिलम। ठीक है, एंड ए शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे एकदम शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ ए प्लेम्यूल एंड रेडिकल। ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया को क्या कहते हैं? शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है, जिसमें कोलियोराइजा एक रीजन दिखेगा और दूसरा कोलियोप्टाइल दिखता है। कोलियोप्टाइल प्लेम्यूल का फॉर्मेशन करता है और प्लेम्यूल से ही आपको बता दें स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, जबकि कोलियोराइजा से रेडिकल और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, सीड कोट इज ए मेम्ब्रेनस। ये कैसा होता है? सीड कोट की बात करें, तीसरा पॉइंट है सीड कोट कैसा होता है? मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? ये मेम्ब्रेनस होता है एंड फ्यूज्ड विथ फ्रूट वाल। और ये फ्रूट वाल के साथ क्या होता है? फ्यूज्ड हो जाता है। इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। इंडोस्पर्म कैसा होता है? ये बल्की होता है और
यहाँ पे भोजन का स्टोरेज भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहलाता है थोड़ा देख लीजिएगा। एल्यूरॉन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में कि एल्यूरॉन लेयर क्या होता है। ये सीट जो आप देख रहे हैं, ये जो आउटर वाला जो रिंज है, इसे क्या कहते हैं, एल्यूरॉन लेयर कहा जाता है। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं, एल्यूरॉन लेयर। और इनके ऊपर का जो हिस्सा होता है सीड कोट या फ्रूट का वॉल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूरॉन लेयर इज द आउटर प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म। यह एंडोस्पर्म का सबसे बाहरी कवर होता है जो प्रोटीन का बना होता है। प्लेम्यूल की बात करें तो प्लेम्यूल इज इनक्लोज्ड इन ए सीज, जिसे क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोलियोप्टाइल से प्लेम्यूल और कोलियोराइजा से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ये पूछा जाता है, कन्फ्यूजन कर जाता है कि कोलियोप्टाइल की बात किया जाए तो यहाँ पे पी आपको ध्यान रखना है, और जब रेडिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको कोलियोराइजा याद कर लेना है। तो इसको आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा देख लीजिएगा। फ्लोरल फार्मूला के कुछ सिंबल हैं, कल फ्लोरल फार्मूला स्टार्ट करेंगे, इसके पहले आपका ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसको किस नाम से शो कराते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर यूजिंग नंबर, लेटर एंड वेरियस अदर सिंबल। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंबल की बात करें तो सिंबल में BR से किसको इंडिकेट करते हैं, ब्रैक्टिएट को। EBR क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट कहलाते हैं, जिसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं। ये प्लस का जो चिन्ह होता है इस तरीके का, इसे क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं परसेंटेज की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम जाइगोमॉर्फिक को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जब आपको इस तरीके से तीर लगा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसे मेल फ्लावर कहते हैं। और इसी गोले के नीचे यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखे तो इसे क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर कहते हैं। जब दोनों मेल का कैरेक्टर और फीमेल का कैरेक्टर एक ही में साथ जुड़े हों तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। इसके बाद एंड्रोसियम से, एंड्रोसियम को ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, AN क्या होता है, स्टेमन फ्री। जब स्टेमन फ्री होता है तो यहाँ पे ए के नीचे N लगा रहता है। ठीक है ना, और जब ये ब्रैकेट लगा रहेगा तो स्टेमन कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, मैंने चैप्टर में बताया है। और यहाँ पे जब C, ध्यान रखिए, कोरोला के ऊपर जाएगा और इस तरीके से ऊपर से एक तीर लाइक स्ट्रक्चर लगा रहा है तो ध्यान रखिएगा एपीपिटैलस। क्यों, क्योंकि पीटल को ही क्या कहते हैं, कोरोला कहा जाता है। और जब ये पेरियंथ पे अटैच करेगा तो क्या कहते हैं, एपीफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीफिलस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैलिस की बात करें तो कैलिस को हम के से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, KN की बात करें, ध्यान रखिएगा, जब KN की बात करें तो KN का मतलब क्या होगा, जब N खुला होगा तो ये कैसे होते हैं, पॉलीसिपेलस, मतलब ये पूरी तरीके से फ्री होंगे। जब ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे तो आप ये समझिए कि गैमोसिपेलस होता है, ये पूरी तरीके से फ्यूज्ड होंगे। कोरोला की बात करें तो कोरोला को C से इंडिकेट करते हैं और यहाँ भी पॉलीपेटैलस होगा तो फ्री कंडीशन में, और ब्रैकेट लग जाएगा तो गैमोपेटैलस कंडीशन देखने को मिलेगा। P को आपको बता दें पेरियन से इंडिकेट करते हैं। जबकि गाइनोसियम की बात करें तो G से, और यहाँ पे आप देखेंगे GN तो नंबर ऑफ कार्पेल हैं, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो फ्यूज्ड हो जाएगा। और नीचे G के नीचे लाइन दिखेगी तो सुपीरियर ओरी, और इन्फीरियर ओरी आपकी जब ऊपर लाइन दिखेगी तब। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो फ्लोरल डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लावर
आर बड किसी भी फ्लावर का एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जितने भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उन सभी कैरेक्टर को यहाँ पे समाहित किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिखता है वही यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिएगा, फ्लोरल डायग्राम इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए फ्लावर और ए बर्ड। Floral bud diagram is illustrated an arrangement of position, structure and estivation। यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम जब भी डिसाइड किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि इनका अरेंजमेंट कैसा हुआ है, किसकी पोजीशन कहाँ पे है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है और एस्टिवेशन इसमें कैसे होता है। इसके बाद कनेक्शन एंड एडिशन ऑफ द फ्लोरल कंपोनेंट, इट हैज़ ए सर्कुलर आउटलाइन में कैसे ये जुड़ा रहता है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th century बाय द साइंटिस्ट नेम अगस्त विलेम एकलर के द्वारा। ये क्या किया गया था, सबसे पहले इंडिकेट किया गया था, वैज्ञानिक के द्वारा पूछा गया है ये किसके द्वारा की बताया गया था। तो 19th सेंचुरी में इसको सबसे पहले बताया गया था, एक साइंटिस्ट थे अगस्त विल्हेल्म इचलर। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है मदर एक्सिस पाया जाएगा। आप जानते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीपल्स कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है, ये फ्लोरल फार्मूला है, इसी आधार पे इनका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। सबसे पहले कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। एंड्रोसियम और गाइनोसियम यहाँ पे दोनों हैं और इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम कैलिक्स की बात करें तो 2+2 ध्यान रखिएगा, 2 एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। 2+2 का मतलब क्या हो, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। तो कैलिक्स का नंबर कितने हैं, 4 हैं और दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से कैलिक्स की नंबर कितने होंगे, 2+2 हो जाएगा। कोरोला की बात करें तो यहाँ पे कोरोला आपको 4 हैं, कोरोला यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी एक रिंग में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है, कोरोला का जो नंबर है कितना होगा, 4। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम 2+4, 2 अंदर और 4 बाहर। 2 अंदर का मतलब क्या हो गया, 2 बाहर होंगे, 2 बाहर होंगे और 2 अंदर होंगे। 2 बाहर हैं का मतलब ये 2 हो गया और 4 का इस मतलब क्या होगा कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनकी संख्या कितनी है, कुल 4 है। तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 4 है। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम कैसा है, ये आप देखेंगे नीचे लाइन है, ठीक है ना। नीचे लाइन का मतलब क्या, सुपीरियर ओरी मिलेगा और ब्रैकेट भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब फ्यूज्ड और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये आपस में देखेंगे कि ये पूरी तरीके से फ्यूज्ड हैं और ये पूरी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके बाद हमें कितने फैमिलीज़ को पढ़ना है, फ्लोरल फार्मूला 4 फ्लोरल फैमिलीज़ के बारे में चर्चा करना है। कौन कौन सी फैमिली पढ़ेंगे, फैबेसी फैमिली के बारे में पढ़ना है, सोलेनेसी के बारे में चर्चा करेंगे और लिलिएसी के बारे में चर्चा करना है और ब्रैसिकासिएई। ये 4 ऐसे फ्लोरल फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में चर्चा करना है और एक एक को डिफाइन करेंगे, एक एक को समझेंगे, ठीक है। तो ये कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।
एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारा वीडियो हम छोटे छोटे पार्ट्स को लेके चल रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट को हम धीरे धीरे डेली प्रयास ये कर रहे हैं एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखा जाए, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ आपकी रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। जितना आप तैयारी लग के करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्लास फैमिली का होगा, ठीक है।